ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। देखो देखो मोहल्ले वालों, हमारे मोहल्ले में कैसे कैसे चोर लोग भरे पड़े। अब तो लगता है घर के बाहर सीसीटीवी लगाना पड़ेगा, वरना कब क्या चुरा ले जाएं। शारदा बहन, अब तुम बिना मतलब बातों का तिल का ताड़ बना रही हो। इस तरह किसी गरीब का तमाशा मत बनाओ। हम गरीब हैं, चोर नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि चोर नहीं है। तुम जैसे लोगों के मुंह पर तो कालिक पोत कर जूते की माला पहनाकर पूरे मोहल्ले में घुमाना चाहिए। आखिरकार क्यों अमीरजादी शारदा गरीब कलावती के परिवार पर चोरी का इल्जाम लगा रही है? कौन झूठा और कौन सच्चा है, ये दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए चलिए पिछली कहानी से देखते हैं। जहां आधी रात में चारों तरफ भयंकर ठंड और कुहासा छाया होता है, आसमान से बर्फ के ओले बरस रहे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हीटर की गर्माहट और मुलायम रजाई में सो रहे थे, वहीं गरीब खांचे के अंदर कलावती के परिवार में पुरानी रजाई की खींचातानी चल रही थी। अरे ये कौन कमबख्त मुझ पर से रजाई खींच रहा है? तभी सोचूं इतनी सर्दी क्यों लग रही है। ससुर शंकर बड़बड़ कर जैसे रजाई को अपनी तरफ खींचता है, तभी दूसरे किनारे से सास कलावती भड़क जाती है। हाँ, खींच लो सारी रजाई में, तुम ही पैर पसार कर पसर जाओ और मुझको कर दो उघारा, ताकि मैं ठंड में ठिठुर कर मर जाऊं। तुम तो चाहते यही हो, तुमको मुझसे छुटकारा जो चाहिए। अरे भाग्यमान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पहले ही जमीन पर सोकर ठंड और कमर दर्द ने परेशान किया हुआ है, अब आधी रात में तुम मत्था मत खाओ, मत उकताओ। ससुर थरथर कांपते हुए गुस्से में पीठ घुमाकर सो जाते हैं। बच्चे भी रजाई में मौजूद होने के बावजूद ठंड से सारी रात कपकपा रहे थे। देखते देखते इस तरह गरीब परिवार की सुबह हो जाती है, जहां पूरा परिवार पतली रजाई में बैठा होता है और कविता चूल्हे के धुएं में थरथर कांपते हुए चाय बना रही थी। कविता, चाय बन गई क्या? पहले ही बड़ी देर हो गई है काम पर जाने के लिए। वैसे ही ठंड के मौसम में काम धंधे का ठीक नहीं रहता। जी बस चाय खौल गई है, मैं छान कर देती हूँ। कविता सबके लिए चाय छान कर देती है। माँ जी, बाबूजी, चाय लीजिए। ला दे बहू, इस जाड़े के मौसम में तो चाय का ही सहारा है। अरे ये क्या कविता बहू, लाल चाय क्यों बनाई है? वो माँ जी, दूध खत्म हो गया था। कविता, दूध खत्म हो गया था तो लाला जी के पास से ले आती, वही खाते में लिखवा देती। अजी, लाला जी ने हमारे परिवार को उधार देने से बिल्कुल मना कर दिया है। ये सुनते ही पूरे के पूरे परिवार में खामोशी छा जाती है। तभी मोहल्ले में रजाई बेचने वाला आता है। रजाई ले लो, रजाई कपास की रुई की सुंदर सुंदर मखमली डिजाइन वाली रजाई ले लो। रजाई आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ बहन जी, आ जाओ। ऐसी सस्ती बढ़िया टिकाऊ रजाई और कहीं नहीं मिलेगी। रजाई ले लो, रजाई। रजाई वाले की आवाज लगाने पर पड़ोसन शारदा घमंड से अपने आलीशान घर से बाहर निकलकर उसे रोकती है। अरे ओ रजाई वाले, जरा रुको तो, मुझको कोई बढ़िया क्वालिटी की रजाइयां दिखाओ। जी जी बिल्कुल बहन जी, ये देखिए एक नंबर क्वालिटी वाली रजाई है। शारदा रजाई को छूते हुए अपनी अमीरी की शेखी बघार कर कहती है, नहीं भैया, ये रजाई कुछ खास नहीं लगी, थोड़ी और महंगी दिखाओ। अमीरों की ठाट बाट अलग होती है, अगर पसंद आ गई तो 3-4 ले लूंगी, पैसे की कमी नहीं है मुझको। वरना यहाँ तो कुछ ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं जिनकी औकात ही नहीं है एक नई रजाई खरीद लें। एक रजाई को सालों से घसीट रहे हैं। शारदा ऐसे बोलते हुए गरीब कलावती पर ताना कसती है, जो कि अपने कच्चे आंगन में किरण के साथ राशन साफ कर रही थी। माँ, ये शारदा आंटी खुद को समझती क्या है? जब देखो हमारी गरीबी का उपहास उड़ाती हैं। आज मुझे इनको जवाब देने दो। किरण, रहने दे, हमारे गरीबी भरे जीवन का मजाक उड़ाकर शायद शारदा को खुशी मिलती है। अभी हमारे दिन खराब चल रहे हैं। डबडबाई आंखों से कलावती राशन साफ करने लगती है। तभी कविता अंदर से मैली कुचैली उधड़ी रजाई को धूप में सूखने के लिए बाहर लेके आती है। उसके दोनों बच्चे भी पीछे पीछे आते हैं। माँ, तुम रजाई कहाँ लेकर जा रही हो? हमको ओढ़ने को तो दे दो ना, हमें बहुत जोर की ठंड लग रही है। बच्चों, तुम दोनों थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, कितनी बढ़िया धूप खिली है, थोड़ी देर रजाई को धूप लग जाने दो। तभी कशिश और रोशन रजाई वाले की बढ़िया रजाइयों को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं और रजाई खरीदने की जिद पकड़ लेते हैं। मम्मी देखो ना, इस साल भी रजाई वाले अंकल आए हैं, अपने घर के लिए रजाई खरीद लो ना, इस पुरानी रजाई में बिल्कुल भी ठंड नहीं जाती है। बच्चों, तुम दोनों को पता है ना, अभी तुम दोनों के पिताजी का काम नहीं चल रहा है, तो अभी रजाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। कविता के मना करने पर कलावती के दोनों पोता पोती उसके पास आकर जिद करने लगते हैं।
दादी दादी देखो ना, हमारी पड़ोसन वाली अमीर दादी ने भी अपने घर के लिए कितनी सारी रजाई खरीदी है। आप भी हमारे घर के लिए एक रजाई खरीद लो ना। पोते की आंखों से झरझर आंसू बहते देखकर कलावती का दिल भर जाता है और वह उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, अच्छा मेरे लाडले पोते रो मत, मैं पूछती हूँ। अरे ओ रजाई वाले भाई साहब, कोई सस्ती सी दाम की रजाई दिखा दो। नक चढ़ा रजाई वाला गरीब कलावती को सर से पांव तक घूरता है और उसकी फटी शॉल देखकर बोलता है, अरे ओ बहन जी, ये रजाई खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं। सस्ती से सस्ती रजाई भी 1000 रुपए की है। 1000 रुपए सुनकर कलावती संकोच में पड़ जाती है। क्षमा करना, मुझको लगा 200-250 की रजाई होगी। खरीदना होता नहीं, रेट पूछ लेते हैं गरीब कहीं के। रजाई वाला बढ़ बढ़ कर आगे बढ़ जाता है। तभी शारदा ताना मारती है, वैसे कलावती छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो। जैसे भूखे नंगे तुम्हारे परिवार के हालात है ना, ऐसे में तो तुम्हारे घर में कभी नई रजाई आने से रही। समझी, तुम्हारा छोटा बेटा तो एकदम नकारा है, बड़ा बेटा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बेचारा मजदूरी करके तुम लोगों का पेट भरवा रहा है, वही बड़ी बात है। इसीलिए जो है जितना है उसी में खुश रहो। इस बार कलावती को शारदा की बात बर्दाश्त नहीं होती, वह करारा जवाब देती है, शारदा अपने अमीर होने का इतना भी ज्यादा घमंड मत करो, कब किसका वक्त पलट जाए कोई नहीं जानता। और रही बात गरीबी की, तो किसी से मांग कर खाना तो नहीं खाते हैं ना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तेवर तो ऐसे दिखाती है जैसे कोठी बंगले की मालकिन हो। शारदा रजाई लेके घर चली जाती है। वहीं उसको जाते देखकर रोशन और कशिश बातें करते हैं। कशिश दीदी, ये पड़ोस वाली आंटी कितनी अमीर है ना, इन्होंने एक बार में कितनी रजाई खरीदी है। इनमें से एक रजाई चुरा लेंगे तो इनको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ रोशन, फिर हम दोनों रजाई में बढ़िया से सोएंगे। रोशन ताक लगाकर शारदा की रजाई सूखने का इंतजार करता है और अगले दिन जब शारदा ने अपने आंगन में रजाई सुखाई होती है तो वह चुपके से उसकी रजाई चुरा कर ले आता है और घर में ओढ़ के सो जाता है। तभी देवर प्रमोद थरथराते हुए घर की तरफ आता है जहां शारदा गुस्से में बौखलाकर चिल्ला रही थी, अरे कौन चोर मेरी रजाई चुरा कर ले गया? कैसे कैसे लोग भरे पड़े इस मोहल्ले में, दिन दहाड़े रजाई चुरा लेते हैं। शारदा आंटी को जब देखो झगड़ने को उतारू रहती है। ठंड के मौसम में तो तहलका मचा दिया है, बस घर में जाते रजाई खाली मिल जाए। जैसे ही प्रमोद घर में आता है तो रोशन को चमचमाती रजाई में सोया देखता है। कविता भाभी, ये घर में नई रजाई कौन लेके आया है? भैया लाए हैं क्या? नहीं तो देवर जी, ये रजाई कहाँ से आई? तभी कलावती भीतर आकर रोशन के ऊपर से रजाई छीन कर कहती है, अरे ये रजाई पड़ोसन शारदा की है, रोशन चुरा के ले आया है, मैं दे के आती हूँ। कलावती जैसे ही रजाई देने के लिए जाती है तभी झगड़ालू पड़ोसन शारदा मोहल्ले वालों के साथ उसके आंगन में जमा हो जाती है। देख लो मोहल्ले वालों, कुछ तुम्हारी आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। ऐसे चोर लोग भरे पड़े हमारे मोहल्ले में, एक रजाई चुरा ली। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो शारदा बहन, मैं तुम्हारी रजाई लौटाने आ रही हूँ। देखते देखते दोनों के बीच में बहसबाजी बढ़ जाती है। अमीर दादी, मेरी दादी मचोट नहीं है, आपके पास बहुत सारी रजाई थी, हमारे घर की रजाई फट गई थी इसलिए मैंने ही रजाई चुरा ली थी। रोशन की बात सुनकर अड़ोसी पड़ोसियों का दिल पिघल जाता है। तभी मनोज हाथों में बढ़िया सी रजाई लेके आता है। क्या हुआ, इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी है? माँ कविता किरण, ये खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई है। तनख्वाह महीने के 25,000 है। मालिक बहुत बड़े दिल वाले हैं, देखो उन्होंने ही मुझको रजाई दी है। ये सुनकर गरीब परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अड़ोसी पड़ोसी भी झगड़ालू शारदा की कोई बात नहीं सुनते और उस रात गरीब ससुराल वाले नई रजाई में सुकून भरी नींद सोते हैं।